हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 में जो हिंदी साहित्य है आपका विषय, इसकी जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई का तीसरा बिंदु अलंकार, उन अलंकारों पर चर्चा रहेगी। कक्षा 12 में जो दूसरी इकाई हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की है, इसमें 8 अलंकार दिए गए हैं। पूर्व की वीडियो में पहले 4 अलंकार आपको करवाई हैं, उन पर अपनी चर्चा हुई है, यानी उन पर अध्ययन हो चुका है। और अब उससे आगे जो 5वां अलंकार है दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार, इस पर अपनी चर्चा रहेगी। देखिए बेटा, आगे के अलंकारों में 2 शब्द आएंगे, उपमान और उपमेय। पहले मैं चाहता हूं आप उन दोनों शब्दों से परिचित हो जाएं। मुख चंदर, मुख चंदर। अब देखिए बेटा, मुख को किसके समान बताया है? चंद्र के समान बताया है। तो यहां मुख की उपमा किसकी दी गई है? चंद्र की। जिसके लिए जिसकी उपमा दी जाती है, जिसके तुल्य बताया जाता है, वह उपमान कहलाता है। इसका मतलब चंद्र क्या हो गया? उपमान। और जिसको लेकर के, जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, जिसके बारे में जिक्र किया जाता है, वो क्या होगा? मुख है, उपमेय है, चंद्र है, उपमान है। यानी मुख के लिए जिसकी उपमा दी गई है, किसकी दी गई है? चंद्र की दी गई है। तो चंद्र है वो मुख के लिए उपमान है, मुख है वो यहां उपमेय है। तो इन 2 शब्दों का आप ध्यान रखना। आगे ये 2 शब्द, इन देश जो आपके अलंकार है, उन अलंकारों में ये शब्दावली चलती रहेगी। अब दृष्टांत अलंकार देखिए बेटा, दृष्टांत अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें उपमेय और उपमान वाक्य, उपमेय और उपमान वाक्य दोनों में, यानी उपमेय और उपमान दोनों में साधारण धर्म का प्रतिबिंब का भाव दिखाई देता है। दृष्टांत अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का प्रतिबिंब का भाव दिखाई दे, उसको दृष्टांत। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में, इसमें पहले एक बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। इस प्रकार उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता प्रकट की जाती है। में पहले एक बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। इस प्रकार उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता प्रकट की जाती है। तात्पर्य, जैसे उदाहरण के द्वारा यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। लक्षण, इसकी परिभाषा, फूल ही फरही न बेंत। उदाहरण से ये बात है आप होगी बेटा, फूल ही फरही न बेंत जदपि सुधा बरसई जलद। जदपि सुधा बरसई जलद।
जदपि सुधा बरसई जलद, मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम। देखिए उदाहरण है, बोलहि फरहि न बेंत, जदपि सुधा बरसहि जल। दृष्टांत अलंकार में पहले एक बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात है कही जाती है। यानी उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता दिखाई जाती है। बेंत, बेंत का पौधा या वृक्ष जो है, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, बादल है अमृत तुल्य वर्षा करते हैं, फिर भी बेंत का जो वृक्ष है पौधा है वो फलता फूलता नहीं। अमृत के समान बादल बरसते हैं फिर भी वो फलता फूलता नहीं है, जबकि पौधे के फलने फूलने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, लेकिन फिर भी वो फलता फूलता नहीं। उसी से मिलती जुलती बात दूसरी कही जा रही है, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले वृंची, वृंची ब्रह्मा। अरे मूर्ख हृदय में ब्रह्मा जैसा गुरु मिलने पर भी चेतना नहीं है। मूर्ख हृदय में ब्रह्मा जैसा गुरु मिलने पर भी चेतना नहीं आती। तो यहां ये अपने आप में क्या है बेटा, बिंबात्मक भाव, बिंब है वो यहां पर कर दिया गया है। भाई फूलहि फरहि न बें, जदपि सुधा बरसई जलद, अमृत बादल है अमृत तुल्य वर्षा करते हैं, फिर भी वो फलता फूलता बेंद है वो नहीं। भाई पौधे के लिए, वृक्ष के लिए, फलने फूलने के लिए जल चाहिए, जल मिल रहा है तो उसको फलना फूलना चाहिए। ठीक यही स्थिति मूर्ख हृदय की होती है कि उसके भीतर क्या होता है, ब्रह्मा तुल्य गुरु बैठा होता है, लेकिन फिर भी वो फलता फूलता नहीं है, यानी चेतना उसमें नहीं आती। तो ये उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही गई है। ऐसी बात जहां होगी वहां दृष्टांत अलंकार। एक और उदाहरण है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख, करो किन कोय। बिगड़ी बात बने नहीं ला, करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। प्रेम जी ने ये बात कही है, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन, मथे न, माथे नहीं है, मथे पढ़ना बेटा इसको, मथे, मथने से होता है, दूध को मथने से, पिलोने से। देखिए बेटा रहीम जी क्या कर रहे हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार बात बिगड़ जाती है, काम बिगड़ जाता है, चाहे लाखों कोशिश क्यों न की जाए, वो पहले वाली बात नहीं बन पाती। उदाहरण के द्वारा उसे मिलती जुलती बात रहीम जी कह रही है। जिस प्रकार से दूध फट जाता है, चाहे उसको कितना ही मथ लिया जाए, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकल पाता है। तो ये है दृष्टांत अलंकार, समझ गए होंगे। अब इसके बाद में अगला करते हैं प्रतीक। अगला अलंकार है प्रतीक। प्रतीक का अर्थ होता है बेटा उल्टा, विपरीत। जहां प्रसिद्ध उपमान का उपमान की तुलना उपमेय की तुलना में, जहां प्रसिद्ध
उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाता है। ध्यान देना बेटा, यहां प्रतीक का मतलब ही क्या है? उल्टा, विपरीत। जहां प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष किया जाए, प्रकट किया जाए, तो वहां प्रतीक अलंकार होता है। जैसे, फिर दोबारा सुनिए एक बार, प्रतीक का उल्टा, जहां प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष किया जाए, उत्कर्ष ऊपर, अपकर्ष नीचा। प्रतीक का अर्थ ही क्या है बेटा? उल्टा, विपरीत। भाई कोई चीज सीधी है, उसको उल्टा बताना, प्रतीक का अर्थ है उल्टा। यहां उल्टी विपरीत बताई जाएगी। जहां प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में, देखिए बेटा यहां ध्यान दीजिए, बार बार ये उपमान उपमेय शब्द आ रहे हैं। मुख चंदन, मुख है, उपमेय है, और चंद्र है, उपमान है। ये चीज ध्यान में रखिए, आप समझते रहेंगे, ध्यान में आती रहेगी। जहां प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में, इसकी तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाए, वहां प्रतीक अलंकार हो। जैसे, बहुरी विचार कीन्ह मनमाही, बहुरी विचार कीन्ह मनमाही, सिय बदन सम हिमकर नाही। बहुरी विचार कीन्ह मनमाही, सिय बदन सम हिमकर नाही। अब देखिए बेटा, सीता का बदन, सीता का, सिए बदन, सीता का बदन, सीता का बदन जो है वो क्या है यहां? ये आप इसी के द्वारा देखिए बेटा, क्या होगा? ये उपमेय होगा, और हिमकर क्या हो जाएगा? यहां उपमान हो जाएगा। ध्यान में आ रहा है? ये उदाहरण आपके सामने है, उपमेय और उपमान। किसको उपमेय बोलेंगे, किसको उपमान बोलेंगे? तो यहां सिया का बदन है, सीता का बदन है, वो उपमेय है, और हिमकर उपमान है। बात है, यहां प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष दिखाई देता है या प्रकट किया जाता है। तो यहां सीता का मुख, यानी जो उपमेय है, उसके सामने हिमकर, हिमकर चंद्रमा को हीन बताया गया है कि वो तुल्य नहीं है, उसके वो बराबर है नहीं है। अपकर्ष होता है, उत्कर्ष ऊपर, अपकर्ष नीचे। एक और उदाहरण देखिए, उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम, एक दूसरा उदाहरण है बेटा, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। जमुन जल यमुना का जल, शरीर, अब यमुना नदी का जल, ये है, ये क्या है? उपमा, और शरीर उपमेय है। क्या है ये? उपमेय है। तो यमुना का जो जल है, मतलब यहां उपमान को उपमेय की तुलना
में उसका अपकर्ष किया जाता है। तो जमुना का जल, यमुना नदी का जो जल है, जो क्या है, उपमान है, वो शरीर जो उपमेय है उसमें उसका क्या दिखाया है, अपकर्ष दिखाया है। तो यहां उल्टी बात कही जाती है, विपरीत बात कही जाती है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है, प्रतीक अलंकार। इसके बाद में मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार देखिए बेटा, इसके लक्षण, परिभाषा, जहां अमूर्त भावों या जड़ पदार्थों में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाता है, जहां अमूर्त भावों या अमूर्त भावों या जड़ पदार्थों में या वस्तुओं में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाए, जहां अमूर्त भावों, जड़ पदार्थों या वस्तुओं में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। या फिर प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति के क्रियाकलापों में मानवीय क्रियाकलापों को दिखाया जाए, निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह काम करते हुए, सुख दुख आदि का अनुभव करते हुए ऐसी बात कही जाए, तो वहां मानवीकरण अलंकार हो। प्रकृति प्रदत्त, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, उन पदार्थों को, उन वस्तुओं में मानवीय गुणों का जब आरोपण किया जाता है, यह मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए प्रकृति का जब चित्रण किया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति है वो मानव की सहचरी बनकर के उसके सुख दुख का विलाप करती हुई दिखाई जाती है, उसका चित्रण किया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवासन का समय मेघमय आसमान से, दिवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही, दिवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी सी, धीरे 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 धीरे, कवि ने वर्णन किया है बेटा, संध्या समय सूर्यास्त होने वाला होता है या हो जाता है, सूर्यास्त होते ही उससे पूर्व थोड़ा पहले का जो समय होता है, उस समय, इस समय को गोधूलि बेला भी बोलते हैं। गोधूलि बेला के बाद की थोड़ी सी समय का जिक्र है, जब गाय जंगल में चर करके खा पी करके वापिस लौटती है, वापिस आती है, आसमान में धूल चढ़ जाती है, उसको गोधूलि बेला बोलते हैं बेटा। उसके पश्चात आसमान से धीरे धीरे रात्रि अंधकार जो है, अंधेरा जो है, वो बड़ा ही धीमी धीमी गति से, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से धरती लोक पर आ रहा है। इसका कवि ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि दिवासन का, सूर्य के अस्त और दिन का अस्त होने का, छिपने का समय है, और मेघमय आसमान से, बादलों से युक्त आसमान से संध्या रूपी जो सुंदरी है, संध्या को सुंदरी के समान बताया है, संध्या रूपी सुंदरी है, वो धीरे धीरे आ रही है। एक तरह से प्रकृति का यहाँ मानव की तरह, सुंदरी की तरह, उसके क्रियाकलापों का यहाँ
इतने रूप के अंदर वर्णन किया है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। बताई होगी सुनने, जब मूर्त भावों या फिर जड़ वस्तुओं में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। या फिर प्रकृति में या प्रकृति के क्रियाकलापों को मानव के क्रियाकलापों के समान जब कभी उनको चित्रित करता है तो वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। या फिर प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का चित्रण, निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह कह सकते हैं, काम करते हुए जब उनको दिखाया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवासन का समय यानी सूर्यास्त का समय, दिन के अस्त होने का समय है, और जो संध्या रूपी सुंदरी है वो मेघ से युक्त बादलों से अब धरती लोक पर धीरे धीरे बड़े आहिस्ता आहिस्ता से आ रही है। बड़ा ही मन भावन सुंदर मनोहारी चित्रण जो कवि ने है वो चित्रित किया है। तो यहां इन पंक्तियों के अंदर जो अलंकार है वो मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद अगला अलंकार जो आता है, 7 हो गए। अंतिम पाठ्यक्रम के अनुसार आपका अलंकारों का अंतिम जो है वो 8वां है, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, इसका आशय, इसका मतलब उपमान का अपकर्ष और उपमेय का उत्कर्ष। ध्यान देना बेटा, यहां व्यतिरेक में क्या होता है? व्यतिरेक में मतलब उपमान का अपकर्ष, उपमान को नीचे, और उपमेय का उत्कर्ष, उपमेय का उत्कर्ष, उपमान का अपकर्ष। व्यतिरेक में उपमेय का व्यतिरेक में बेटा देख ध्यान दीजिए, उपमान का अपकर्ष, नीचे लाना, और इसका उत्कर्ष ऊपर ऊपर ले जाएंगे, गुणों की प्रशंसा करेंगे। तात्पर्य उपमान का अपकर्ष और उपमेय का उत्कर्ष, यानी उपमेय को किसी कारण उत्कृष्ट बताया जाता है, कोई भी कारण जोड़ दिया जाता है, उपमेय को ऊपर बताया जाएगा, ऊंचा बताया जाएगा, श्रेष्ठ बताया जाएगा। मतलब जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाएगा, यानी उपमान की तुलना में उपमेय में अधिक गुण बता करके और उसको उपमान से श्रेष्ठ बताया जाएगा। या सीधे शब्दों के अंदर कहें बेटा, उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुणों की श्रेष्ठता है वो ज्यादा बताई जाएगी बेटा, इसमें व्यतिरेक। यानी यहां इसका अर्थ है व्यतिरेक का आशय यही है कि उपमान का अपकर्ष और उपमेय का उत्कर्ष, श्रेष्ठ बताना, ऊपर बताना। उपमेय को किसी कारण श्रेष्ठ बताना, उसका उत्कृष्ट करना, यानी इसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए, यानी उपमान की तुलना में उपमेय में अधिक गुण बता करके उसको उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां व्यतिरेक अलंकार हो। समझे होंगे बात को? अब उदाहरण देखिए बेटा, शरद चंद्र की कोई समता शरद चंद्र की कोई समता राधा मुख से है न।
पहली पंक्ति है, शरद चंद्र की कोई समता राधा मुख से है न। अगली पंक्ति, दिन मलिन व घटता बढ़ता यह विकसित रहे। दिन मलिन वह घटता बढ़ता दिन मलिन वह घटता बढ़ता यह विकसित ऋण। दिन मलिन वह घटता बढ़ता यह विकसित रैन। अब देखिए बेटा, यहां उपमेय और उपमान की बात हो रही है, यानी उपमान का अपकर्ष और उपमेय का उत्कर्ष। शरद चंद्र का चंद्रमा वो यहां उपमान है। क्या है? यहां उपमान है। और राधा का जो मुख है वो उपमेय।